नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में हमारी जो वर्णमाला की क्लास भी हो चुकी थी। वर्णमाला के हमने 50 क्वेश्चंस भी लगाए हैं और जो व्यापम के क्वेश्चन थे वो मैंने परसों की क्लास में आपको पूरे करवा दिए थे। उसमें मैंने आपको एक पहला पेपर जो दिखाया था 2016 का, 2016 के पेपर को मैंने 70 नंबर की जो हिंदी आती है उसको पूरा सॉल्व करवाया था। आपने नहीं देखा हो तो पिछली क्लास में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका मैं वीडियो आज डाल दूंगा तो जिससे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा वर्णमाला का टॉपिक हुआ था उस पे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो जो क्वेश्चन हमने लगाए थे 50 क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस के अंतर्गत ही हमारा पूरा जो वर्णमाला की क्लास चली थी उन्हीं के अंतर्गत चली थी। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पढ़ा नहीं हो और जो हमारे सिलेबस के अंदर ना रहा हो। जो हमने टॉपिक के अंदर जो जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिले होंगी। और आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी संधि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और संधि ऐसी स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बार आप अच्छे से समझेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संधि एक ऐसी टॉपिक है हमारा हिंदी का कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे संधि से। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको पहले रखा है। दूसरी चीज़, संधि में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं। तो पहले जो हमारी स्वर संधि स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको देखना है कि स्वर संधि में जो 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि को हम बहुत ही अच्छे विस्तृत रूप से पढ़ें, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप इसको समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास संधि की। तो संधि विच्छेद क्या कहलाता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। संधि विच्छेद कहलाता है किसी शब्द से स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों को अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। पहले देखिए यहाँ पे वर्ण विच्छेद के बारे में बता दिया गया है कि जैसे हमने पढ़ा था वर्णमाला की क्लास में कि वर्ण क्या कहलाते हैं। तो वर्ण क्या कहलाते हैं, जो हमारे अक्षर हैं, ठीक है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को विच्छेद करने के लिए किसी शब्द से स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जब आप वर्णों का विच्छेदन करेंगे तो उसमें स्वर अलग हो जाएंगे एवं व्यंजन अलग हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है केजरीवाल। केजरीवाल में का अलग कर दिया, ठीक है। का देखिए का स्वर रहित है क्योंकि नीचे उसमें रकाल लगी है, ठीक है। ए हो गया, ए स्वर है। जा देखिए व्यंजन है तो नीचे उसमें लकार लगी है, तो इससे स्वर को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे आ हो गया, रा देखिए व्यंजन है। यहाँ पे ई स्वर हो गया अपना, व व्यंजन है, यहाँ पे रकार लगेगी। बड़ा स्वर हो गया, ला देखिए व्यंजन है, और आ स्वर हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि वर्ण का विच्छेदन हम करते हैं तो वहाँ से स्वर और व्यंजन को अलग कर लिया जाता है। जैसे त्रिज्या को समझिए, ता को देखिए अलग किया, फिर रा को, फिर ई स्वर हो गया, ये दोनों या जा और या व्यंजन हो गए, और आ स्वर हो गया। मध्य प्रदेश में माँ देखिए व्यंजन है, आ हो गया स्वर, धा या आ फिर स्वर हो गया, पा रा है, आ फिर स्वर हो गया, दा ए स्वर हो गया, सा व्यंजन हो गया, आ स्वर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है। वर्ण विच्छेद में केवल स्वर और व्यंजनों को अलग करने के लिए देखा जाता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो वर्ण विच्छेद किया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संधि की जो परिभाषा है उसको देखते हैं। संधि दो या यहाँ पे जब दो वर्णों के मिलने से
जो विकार उत्पन्न होता है, ये शब्द इम्पोर्टेंट है और पूछा जा चुका है कि विकार उत्पन्न होने से होता है या मिलने से होता है। ये क्वेश्चन 2017 एसआई के पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि संधि केवल और केवल तत्सम शब्दों में होगी। ठीक है, इसके अलावा तद्भव में नहीं होगी। तत्सम शब्दों में संधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संधि को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है। कैसे किया है? संधि सम धन धी बराबर संधि हो गया। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया इसको। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ संधि विच्छेद करके दिखाई गई हैं। तो संधि विच्छेद में देखते हैं देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर होता है देवेंद्र। तो यहाँ पे हमने स्वर और व्यंजन दोनों को अलग कर दिया है। दा हो गया व्यंजन, ए हो गया स्वर, वा हो गया व्यंजन, ए हो गया स्वर, ना हो गया व्यंजन, दा हो गया व्यंजन, रा हो गया व्यंजन और आ स्वर हो गया। तो यहाँ पे हमने सबको स्वर और व्यंजन में अलग अलग बांट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक परिभाषा आप समझ लीजिए, संयोग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो संयोग क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है जब दो वर्णों या शब्दों के मिलने से कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? जब दो वर्णों या शब्दों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, तो उसे संयोग कहते हैं। संयोग हमेशा हिंदी में तद्भव शब्दों में होता है। अब आपने पहले अभी देख लिया कि तत्सम शब्दों में संधि हमेशा होती है, तो यहाँ पे उसका उल्टा है, पूरा पूरा उल्टा है, तद्भव शब्दों में होती है। और इसका क्या होता है, जैसे कोई शब्द है, शब्द को ही बीच से अलग अलग कर दिया जाता है तो वो संयोग कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी हो जाएगा। आसाराम, आशा धन राम, इनका कोई और ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती। ये बस आप जान लीजिए कि संयोग कहलाता क्या है, संयोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बकाया आपको ज़्यादा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अपनी जो मेन संधि स्टार्ट हो रही है, तो संधि को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? संधि को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। संधि को 3 भागों में बांटा है, उसको हम अलग अलग तरह से देखेंगे। स्वर संधि अलग तरीके से देखेंगे। पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में कौन कौन से उसके प्रकार हैं? तो दीर्घ स्वर हैं, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि है। ठीक है, अब व्यंजन में आप देखेंगे तो स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, इस तरह से पूरी व्यंजन संधियां हैं। और विसर्ग संधि तो आपको पता ही होगा, विसर्ग का जहाँ ज़्यादा यूज मिलेगा और ये थोड़ी आसान भी हो जाती है। जब आप पढ़ेंगे तो व्यंजन और विसर्ग में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभार ज़्यादातर क्वेश्चन व्यंजन और विसर्ग से भी कभी कभी पूछे जाते हैं। और आपको देखो रेडी तो सभी चीज़ें रखना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है कि ये वाला नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। पर इनमें मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि व्यंजन और स्वर जो हैं, व्यंजन और विसर्ग हैं, जो व्यंजन और विसर्ग थोड़ा पढ़ने में आसानी भी होगी और आप जल्दी समझ भी जाएंगे। और थोड़ी सी कठिनाई जो होगी वो होगी हमारी स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 प्रकारों को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि क्या कहलाती है? अपन स्वर संधि को पढ़ते हैं जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी जब अपन संधि को विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में जैसे ही विच्छेद होगा तो विच्छेद के लास्ट का जो वर्ण होगा और शुरुआत जो विच्छेदन
का जो पहला वर्ण होगा वो दोनों स्वर कहलाएंगे। आप आगे देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो आपको पांचों स्वर संधियों के बारे में पता चल गया। अब इसके आगे देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला हमारा जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में मैं जो ये नोट्स आपको दे रहा हूँ और आपको जिस नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उस नोट्स में एक खासियत ये है कि ये एक जगह का नोट्स नहीं है, ये कई जगहों से मैंने कई किताबों से इकट्ठा किया है, इसलिए कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आप लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जब नोट्स की मांग करेंगे, नोट्स के लिए ज़रूरत होगी आप लोगों को, तो आप ज़रूर बताइएगा। हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन मांगेंगे या फिर व्यापम के क्वेश्चन आप लोग मांगेंगे तो हम लोग वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि कहलाती है कि जहाँ पे स्वर जैसे कि आप समझिए जो विच्छेदन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आशातीत। आशातीत में आशा में जो लास्ट का स्वर रहेगा और अतीत, यहाँ पे दो भागों में मैंने बांट दी, आशा और तीत को बांटा है आशा धन अतीत में। तो आशा के लास्ट में जो स्वर छुपा होगा और अतीत में आ गया स्वर, आगे ही आ गया। तो इसमें आपको समझना है कि दोनों स्वर होने चाहिए। और कैसे स्वर होंगे, यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी है और उसका सूत्र ये है कि छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बना देंगे, छोटी बढ़कर बड़ी बना देंगे, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना देंगे। तो देखें आशा धन अतीत बराबर आशातीत, मतलब बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए क्या होगी। छोटा आ बड़ा होगा, छोटी बड़ी होगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा। ठीक है, इन दोनों में से अब जो विच्छेदन में जुड़ेगा शब्द, जो शब्द लास्ट में अपना जुड़ेगा वो आ और बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से ही जुड़ेंगे और लास्ट में इनका जो शब्द बनेगा उनमें बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ के नाम से आप देख लेंगे। ठीक है, और इस दीर्घ स्वर संधि से ही आपको पता चल रहा होगा दीर्घ मतलब बड़ा मतलब बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, तीनों को आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हिमालय को देखिए, हिमालय को कैसे विच्छेद किया है, हिम धन आलय, इसका ये विच्छेदन हो गया। हिम माँ में आ छुपा हुआ है और बड़ा आ आपको देखने को मिल रहा है, तो छोटा प्लस बड़ा बन के बड़ा बना देंगे तो हिमालय हो जाएगा। रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, तो यहाँ पे छोटी और छोटी ई यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे बी में छोटी सी ई आ रही है। गिरीश, गिरी धन ईस, देखिए बड़ी ई यहाँ पे आ गई और छोटी यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या कहलाती है। महाशय को देख लीजिए, महाधनाशय हो गया। ठीक है, छोटा और बड़ा आ गया। देखिए सूक्ति हो गया, गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, छोटा और छोटा ऊ आ रहे हैं। परीक्षा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, छोटी और बड़ी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में छोटा आ और ई, मतलब जब विच्छेद होगा तो जो आधा शब्द हमारा होगा वह आ होगा, प्लस जो लास्ट वाला होगा शब्द वो ई से होगा। तो विच्छेदन में आ और ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ और ई जोड़ेंगे, आ और ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। आ और रा ऋषि का जोड़ेगा तो अर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन कहानी ए ओ अर की है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये होगी कि आ और बड़ा आएगा पहले वाले विच्छेदन में, दूसरे वाले विच्छेदन में जो आ जाएगा, देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इसीलिए लिख रखा, ये प्लस का चिन्ह लगा रखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ और ई आएंगे तो बड़ी और छोटी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रा ऋषि का आ जाएगा। तो ए ओ अर का ही पूरी कहानी है गुण स्वर संधि में। अगर गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो आपको इन तीनों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बाद
आपको थोड़ी सी एक जानकारी और देना चाहता हूँ। संधि युक्त पद में ए ओ की मात्रा होती है। संधि युक्त पद में ए ओ की मात्रा होती है। ये किसमें? गुण स्वर संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन इनके उदाहरण लगा लेते हैं। उदाहरण से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, देवेंद्र, देव धन इंद्र, आ और ई आ गया। आ और ई आने से क्या बन रहा है? देवेंद्र। ठीक है, ए की मात्रा आ रही है, देवेंद्र, ए। ठीक है, गणेश, गण धन ईस बराबर गणेश, आ धन ई आ रहा है। उमेश, आ धन ई आ रहा है, उमा धन ईस बराबर उमेश। ठीक है, महोत्सव, महाधनोत्सव, आ और ऊ आ रहा है। वीरोचित, वीर धन उचित बराबर वीरोचित हो रहा है तो आ धन ऊ आ रहा है, तो ओ की मात्रा आ रही है, जो मैं अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि देवर्षि आ रहा है। देवर्षि में देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, आधन ऋषि का आ गया। देखिए, देवर्षि हो गया। महर्षि, महाधनर्षि बराबर महाधन ऋषि बराबर महर्षि, आधन बड़ा धन ऋषि का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब अपनी जो तीसरी संधि आ रही है, तीसरी स्वर संधि आ रही, वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में जब आ, छोटा बड़ा स्वर के बाद ए और ए आए तो उसका ए और ओ आए तो उसका औ हो जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि। अभी आपको ये भाषा समझ में नहीं आई होगी, हम आपको बहुत अच्छे समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा आ और ए आते हैं तो वहाँ पे ए हो जाएगा। आ और ओ आते हैं तो हमेशा औ हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। आ और आएंगे पहले वर्ण विच्छेदन में, दूसरे वर्ण विच्छेदन में आ जाएंगे ए और ए तो हो जाएगा ए, ओ और औ बराबर औ हो जाएगा। तो ए और औ का ही पूरा खेल है वृद्धि स्वर संधि में। मैंने जैसे जैसे आपको पूरी बताई हैं अभी संधि, उनमें सभी चीज़ें शब्दों की हैं और आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप समझ जाएंगे तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ। देखिए, एक 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 में एक धन एक धन एक धन एक बराबर एक एक, आ धन ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे काय की कौन सी चीज़ आ जाएगी? एक कैक, कैक की जो अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा था, कि हम लोगों ने अभी देखा था ना। देखिए, ऊपर देख लीजिए, ए और औ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, एक एक हो गया। एक एक के बाद देखिए, स्वैच्छिक, स्वधन, ऐच्छिक, आ धन ए आ गए, महेश्वर, महाधनीश्वर, आ और ए आ गए, बड़ा और ए आ गए। मंत्रोषधि, मंत्र धन औषधि बराबर मंत्रोषधि, आ धन औ आ गए तो औ की मात्रा आ जाएगी तो मंत्रौषधि हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि महोदय, महोदय, महोदाय। ठीक है, महाधन उदयार तो आधन ओ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। इन शब्दों को आप देख लीजिए, अपवाद वाले शब्दों को। तो यहाँ पे अधरोष्ट, अधरोष्ट, अधर धन ओष्ठ, आ और ओ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पर अधरोष्ट हो रहा है। ये वाले शब्द अपवाद में लिखे गए हैं, मैंने इसलिए आप लोगों को बताने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, दंतोष्ठ और शुद्धोधन, इन तीनों वर्ण को देख लीजिए और ये अपवाद बताए गए हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपनी क्लास समाप्त होती है और अगला जो वीडियो होगा वो आगे की 2 संधियाँ और आयादी और यण स्वर संधि रह गई हैं, इनको देखेंगे और व्यंजन संधि को देखेंगे और विसर्ग संधि को। तो हमारी 2 क्लासेस में हमारी संधि पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा अगला क्लास का वीडियो रहेगा वो हमारे संधि के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली संधि के बारे में। उनके क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने संधि में क्या पढ़ा है, और जो पढ़ा है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे क्वेश्चन जो लगाए हुए हैं वो हमने सही दिशा की ओर पढ़ाई की और हमारी पढ़ाई सही है।
तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं। जिनको इस चीज़ की हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें ज़रूरत नहीं है कहीं कोचिंग क्लासेस जाने की, आप लोगों को घर में बैठ के ही हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप अपने यूट्यूब के माध्यम से अब घर बैठे, आपको ना तो भोपाल पढ़ने की ज़रूरत है, ना इंदौर जाने की, ना इलाहाबाद जाने की, ना दिल्ली जाने की। आप लोग सभी घर में बैठ के व्यवस्थित तरीके से आप डे बाय डे हर क्लास को अटेंड कीजिए और पढ़ेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, और हमेशा चैनल पर जब आएँ तो हमेशा रिवीजन भी करें और वीडियो को दोबारा देखें, जिससे आप लोगों की जो चीज़ें भूल रही हैं वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।